चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी। पहला टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसे समझने के लिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके सामने। जैसे सपोज करिए कि आपसे कहा गया कि टू कॉइन्स आर टोस्ट साइमल्टेनियसली, टू कॉइन्स आर टोस्ट साइमल्टेनियसली, तो कितने केस बनते हैं? चार। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है जी, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, चार केस हमारे पास बनते हैं। मैं आपसे पूछूं भाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स? तो आप सब जानते हो 1/4, बिकॉज देयर इज वन केस हैविंग टू हेड्स एंड देयर आर टोटल 4 केसेस, तो प्रोबेबिलिटी हुई 1/4। अगर सिर्फ इतना कह के काम खत्म कर दे तो ये क्वेश्चन हुआ क्लास 10th का, जो आप पहले से पढ़ के आए। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? जब वो एक एडिशनल कंडीशन इस पे लगा दे कि इट इज गिवन दैट या इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन हेड टर्न्स अप, कि कम से कम एक हेड तो आएगा ही, उसमें से दो हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ये जो कम से कम एक हेड आएगा ही, यानी कि जो इवेंट हो चुका होगा, वो हमारा नया सैंपल स्पेस होगा। ये इसका जो है प्रैक्टिकल अप्रोच है। थ्योरेटिकल अप्रोच तो मैं आपको बता रहा हूं काम करने का तरीका। प्रैक्टिकल अप्रोच है, आप इसे अगर इमेजिन करें, आप इसे दिमाग में सोचें, तो आप इसका आंसर ओरली निकाल सकते हैं। मैंने आपसे कंडीशन अप्लाइड करी इसमें, मैंने आपसे ये बोला कि एटलीस्ट वन हेड कम्स अप एंड आउट ऑफ दैट यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड। 1/3 भाई, एटलीस्ट वन हेड का मतलब कम से कम एक हेड और दो भी हो सकते हैं। तो एच टी, टी एच और एच एच, तीन केस हो गए ना, उसमें से डबल हेड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो 1/3 ये इसका आंसर है। जो क्वेश्चन मैं अभी आपको लिखवाऊंगा उसका ये आंसर है। आप इस आंसर को ओरली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन हमारे पास ऑब्जेक्टिव में आ जाए, एमसीक्यू में आ जाए, तो आप इसका आंसर ओरली निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये थ्योरेटिकल करना हो तो इसका प्रॉपर फार्मूला है, तरीका है। दो इवेंट इसके अंदर आपके सामने आए, एक वो जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है और एक वो जो इवेंट पहले से हो चुका है। बस दो ही चीज का खेल है पूरे चैप्टर में, पूरी एक्सरसाइज में। फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 13 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, पूरा जितनी कंप्लीट एक्सरसाइज है, 1 से लेके 15-16 जितने भी क्वेश्चन है, सबके अंदर आपके पास एकमात्र फार्मूले का यूज होगा। वो क्या? सुने समझे। क्वेश्चन लिख लें पहले अपने पास। टू कॉइन्स आर टोस्ट साइमल्टेनियसली। ठीक है जी, दो कॉइन का टोस्ट किया जाता है एक साथ। टू कॉइन्स आर टोस्ट साइमल्टेनियसली, फुल स्टॉप। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of getting two heads when it is given that at least one head comes up? ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन है। दो सिक्कों को चला जाता है एक साथ, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि दो हेड मिलेंगे? कब? जब हमें ये पता है कि कम से कम एक हेड तो आएगा ही। गिवन दैट, नोन दैट, कहीं भी लिखा हो, मीन्स इट इज ए क्वेश्चन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम, वो देखिए। सबसे पहले जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसका सैंपल स्पेस बना लेंगे कंप्लीट। एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। एक्सपेरिमेंट था, दो सिक्कों को छाला गया, तो हमने उसके सैंपल स्पेस बना दिया। हमारे सामने चार
ये आए सैंपल पॉइंट्स, वो हमने लिख दिए। फिर उसके अंदर हमें दो इवेंट की बात करी गई, एक वो जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गेटिंग टू हेड्स, और एक वो जो ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है जी, ऑलरेडी अकर्ड, वो कौन सा है? वन हेड कम्स अप, एटलीस्ट वन हेड कम्स अप, एटलीस्ट वन। तो ई के फेवर में कौन कौन से केस आए? सिर्फ एच एच। एफ के फेवर में कौन कौन से केस आए? एच टी, टी एच, और मेरे बच्चे एच एच। भाई एटलीस्ट वन हेड का मतलब कम से कम एक हेड, तो एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब इसमें आया एच टी, टी एच और एच एच। बात क्लियर हो गई? अब मैं आपसे पूछूं कि भाई ई और एफ में इंटरसेक्शन बता दो। व्हाट इज द इंटरसेक्शन बिटवीन ई एंड एफ? हाँ जी, एच एच। पक्का? तो हमें चाहिए किसकी प्रोबेबिलिटी, की या एफ की? हमें प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, ई की या एफ की? क्वेश्चन पढ़ लो। हमें इस प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब एफ हो चुका है, ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब एफ हो चुका है। आप ये देखो ना कि आपने उसे किससे रिप्रेजेंट कराया है, जिससे रिप्रेजेंट करा है, फिर देखो कि भाई उसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड, टू हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कब? जब ये हो चुका है। तो इसका मतलब ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और एफ हो चुका है। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो तो ऊपर, अपॉन जो हो चुका है वो नीचे। फॉर्मूला, दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अपॉन एफ की प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और एफ की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। एफ कभी भी इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि एफ इम्पॉसिबल इवेंट हो गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी और समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड दे देगा। इसलिए एफ कभी भी इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होना चाहिए, मतलब जो इवेंट पहले से हो चुका है वो इम्पॉसिबल इवेंट ना हो। ऐसा ना कहीं दर्शाया जाए कि भाई उसने दे दिया लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा, उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो आ रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक बात, कोई परेशानी नहीं इस केस में, यहां तक समझ आ गया? अब ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी, ई इंटरसेक्शन एफ में कितने केस है? वन। तो इसका मतलब 1/4। भाई टोटल कितने हैं? 1 2 3 4, 1/4। एफ में कितने केस है बेटा? तो प्रोबेबिलिटी 3/4, 4 से 4 कट गया, क्या आंसर आ गया? क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे आपने आंसर बता दिया था, क्योंकि वो था प्रैक्टिकल अप्रोच। आपने उसे हवा में सोच लिया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हुआ, ये चीज है, हमने डायरेक्ट आंसर निकाल लिया। अब जब हम उसे थियोरेटिकली एक्सप्लेन करेंगे तो हमें उसके अंदर सारे फॉर्मूले और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हमें देना पड़ेगा कि हमारे पास दो इवेंट है, एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक हो चुका है, दोनों का इंटरसेक्शन आपको निकालना है। फिर जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ऊपर, जो हो चुका है वो नीचे, दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर और एफ के प्रोबेबिलिटी नीचे। ठीक है, यही फॉर्मूला पी में ना होकर एन में भी हो सकता है कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी पी ई बाय एफ निकालनी है तो मैं इसकी जगह पर ये फॉर्मूला ना लगाऊं और कुछ ऐसे लगा दूं कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ is equals to number of elements in intersection upon number of elements in F। बात तो एक ही है ना भाई, दोनों के अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस था, वो तो कट गई ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जितने इंटरसेक्शन के हैं वो ऊपर, एफ के जितने हैं वो नीचे। तो इसी फार्मूले के बिहाफ पे आपने ओरली बता दिया था आंसर कि दोनों का कॉमन पार्ट देख लिया आपने, यानी कि, और एफ जो हमारा नया सैंपल स्पेस हो गया उसे आपने नीचे रख दिया। यही तो आपने करा था।
ठीक है, तो ये फार्मूला भी एक्सप्लेन लगाया जा सकता है कभी, अगर हम बाई चांस प्रोबेबिलिटी का फार्मूला भूल जाए तो कटेंगे नहीं नंबर, दोनों एक ही बात है। P वाले फार्मूले में हमने प्रोबेबिलिटी रखी और इस वाले फार्मूले में हमने सिर्फ उनके फेवरेबल आउटकम्स रख दिए, इंटरसेक्शन के और एफ के। बात समझ में आ गई? पूरी एक्सरसाइज में यही फार्मूला लगना बस, कंप्लीट। 4 प्रॉपर्टी है गिनती की, वो मैं आपको नोट करा देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि उन प्रॉपर्टी के बिना एक्सरसाइज नहीं होने की, लेकिन हाँ पता होनी चाहिए क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। हेडिंग डाल लें अगली अपने पास, प्रॉपर्टीज ऑफ, हाँ जी सर, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हेडिंग डाल लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पहली प्रॉपर्टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जब एफ हो चुका हो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस जब एफ हो चुका हो, तो दोनों ही 1 होती हैं। कैसे बताना जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय एफ क्या बैठेगी? एफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। किसी का अपने आप के साथ इंटरसेक्शन वो खुद ही आएगा, इसका मतलब क्या बैठेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। कट के कितना आ गया? प्रोबेबिलिटी एस बाय एफ, मतलब एस का इंटरसेक्शन एफ के साथ अपॉन एफ। एस क्या है? तो किसी भी इवेंट का सैंपल स्पेस के साथ इंटरसेक्शन निकालोगे, क्या आएगा? वही इवेंट आएगा। सैंपल स्पेस तो पूरा होता है ना, यूनिवर्सल सेट की तरह काम करता है सैंपल स्पेस। तो आप जब उसके साथ किसी भी इवेंट का इंटरसेक्शन निकालोगे तो वही इवेंट आएगा। तो प्रोबेबिलिटी एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी एफ, कट के क्या मिला आपको? 1। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब वो खुद हो चुका हो तो वो 1 होती है, और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी जब वो इवेंट हो चुका हो तो हमारे पास वो भी 1। इसके बाद नोट कर लें, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी जब एफ हो चुका है इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब एफ हो चुका है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब एफ हो चुका है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जब एफ हो चुका है। ये फॉर्मूला आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है, सेट्स में भी पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ा था, यदि आपको याद हो कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। याद है? सेट्स का फॉर्मूला है पुराना। तो वही फॉर्मूला जो का तू यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया, बस सबके अपॉन में क्या लगा दिया? एफ लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं इसलिए लगा दिया। ठीक है सर। किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है? हाँ जी, शाबाश, 1 में से माइनस करके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश जब एफ हो चुका है इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बाय एफ इज इक्वल्स टू 1। होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। और चौथी प्रॉपर्टी कि इन केस ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एफ, in case of conditional probability, that is probability E by F cannot be an impossible event। वो कभी भी impossible event नहीं होना चाहिए। That is probability of F is not equal to 0। उस probability कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, ये बहुत छोटा सा और साधारण सा टॉपिक हमारे पास है। इसके अंदर मात्र एक एग्जाम्पल ऐसा है जो आपको परेशान कर सकता है।
शायद 7th नंबर का एग्जाम्पल है। बाकी सारे एग्जाम्पल और सारे क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हैं। एक छोटा सा काम करेंगे आज आप, बीच में से, वैसे तो आप लोगों का एग्जाम है अभी फिजिक्स का, लेकिन बीच में से 1 घंटा निकाल लेना, सिर्फ 1 घंटा, जो भी आपको सुटेबल लगे, उसमें इसके सॉल्व एग्जाम्पल और जितने क्वेश्चन उस 1 घंटे में हो जाएं, सिर्फ 1 घंटे उतने कर लेना। बाकी चाहे कल मैं यही समझा दूंगा, लेकिन कर जरूर लेना। टॉपिक बहुत आसान है और इजीली कवरेबल है। अगला भी ऐसे ही आसान है, उससे अगला बेस, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सिर्फ 20-20, 25-25 मिनट के टॉपिक हैं ये, इससे ज्यादा का काम इनके अंदर है नहीं। लेकिन हाँ, अगर नहीं करा भी जाके आज या कल में, तो फिर भूल जाओगे। ठीक है सर, कोशिश करें जितने मैक्स टू मैक्स कर सकें उतने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें आप लोग।